अभी 2 दिन पहले किसी ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया कि पुराने परंपरागत तरीके से आइसक्रीम कैसी बनाई जाए। तो उन्होंने एक छोटी बाल्टी में घोल बनाकर आइसक्रीम का उसको एक बड़ी बाल्टी में बर्फ़ भर के उसके भीतर छोटी बाल्टी को रखा और छोटी बाल्टी के ऊपर रस्सी बांध के उसको सीलिंग फैन से बांध दिया। उसके बाद जब उन्होंने पंखा शुरू किया तो उस रस्सी के ऐंठने से वो भीतर की बाल्टी घूमने लगी। और हम लोगों में से कुछ लोगों ने देखा हुआ होगा कि पहले एक तरीका रहता था जिसमें एक बर्तन के भीतर बर्फ़ भर के फिर दूसरे बर्तन को घुमाते थे तो उससे कुल्फ़ी आइसक्रीम जमते थे। उसी तरीके से ये हो रहा था। लेकिन मैं जितनी देर उसको देख रहा था उस वीडियो को, दिल में एक दहशत भी पैदा हो रही थी। वो दहशत ये पैदा हो रही थी कि सीलिंग फैन से रस्सी टंग के नीचे आना, तो मैं आइसक्रीम जमने का मज़ा नहीं ले पा रहा था। मुझको आत्महत्या करने के जो बहुत से सामान्य आम तरीके हैं उनमें से एक तरीके की वो रस्सी दिख रही थी और अच्छा नहीं लग रहा था उसको देखकर। हालांकि वो आइसक्रीम ही जमा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा ही नज़ारा आत्महत्या करने वाले लोगों के साथ रहता है। इसी आत्महत्या के मुद्दे पर आज यहाँ बात करना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 2 दिनों की खबरें दिल दहलाने वाली हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िले में, जो कि आदिवासी ज़िला है, जहाँ की अधिकतर आबादी आदिवासी है, वहाँ चर्च का भी बड़ा असर है 100 सालों से। वहाँ की आदिवासी आबादी का एक हिस्सा ईसाई बना हुआ है। वहाँ आदिवासियों में गैर हिंदू, गैर ईसाई आदिवासी भी हैं। उन्हीं में पहाड़ी कोरवा आदिवासी हैं। ये प्रिमिटिव ट्राइब कहलाती है। ये बहुत ही पुराने और जो अब कम हो चले हैं ऐसे आदिवासी हैं। ये पहाड़ी कोरवा समुदाय के एक परिवार के 4 लोग गांव में सुबह टंगे हुए मिले। 2 छोटे छोटे से बच्चे, तकरीबन दूध पीते हुए दोनों बच्चे, और पति पत्नी चारों। तो ऐसा लग रहा है कि पहले उन्होंने बच्चों को फांसी पर टांग दिया, उसके बाद वहीं के फंदों में वो टंगे रहे। उसकी तस्वीरें बहुत भयानक थी, बहुत भयानक, देखते भी नहीं बन रहा था। और जो सबसे सीधा सरल, सबसे गरीब समुदाय है, उसके 4 लोग अगर इस तरह से एक साथ आत्महत्या करते हैं, जिनकी ज़रूरतें बहुत कम हैं, जिनके झगड़े बहुत कम हैं, जिनका कंपटीशन बहुत कम है, ऐसा 2 बच्चों पति पत्नी वाला यह परिवार, पूरा परिवार एक साथ चले गया। और उसी दिन इसी छत्तीसगढ़ स्टेट में 3 और अलग अलग जगहों पे आत्महत्याएं हुई। एक दिन में 7 आत्महत्याएं। अभी जब मैं इस विषय को सोच रहा था कि आज इस पे बात करनी चाहिए, उस वक्त मुझको एक और खबर मिली कि कोरबा के रेलवे स्टेशन पे किसी ने अभी फांसी लगा ली है। उसकी खबर अभी आई है, रात में या सुबह फांसी लगाई होगी, उसकी खबर अभी आई है। तो किस रफ्तार से फांसियां हो रही हैं, क्या हो गया है ऐसा, ऐसी कितनी निराशा छा गई है, ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे जहन में उठ रहे हैं। इनमें से कुछ के जवाब मेरे पास हैं, कुछ के जवाब मेरे पास नहीं हैं। मैं एक विशेषज्ञ जो हैं ऐसे मामलों की, मैं उनसे भी अभी टेलीफोन पे बात करने की कोशिश करूंगा। अगर फ़ोन जुड़ जाएगा उनका तो मैं उनकी बात भी आपको सुनवाने की कोशिश करूंगा कि उनका क्या कहना है। लेकिन इस बीच मैं सरकारों के स्तर पर जब सोचता हूं तो फांसियों का कोई विश्लेषण सामने नहीं आता कि एक साल में अगर 100 या 150 फांसियां किसी राज्य में हुई हैं तो उनके पीछे क्या क्या वजहें थीं। प्रेम संबंध कितने थे, किसानों की फांसियां कितनी थी, लड़ाई झगड़े कितने थे, परीक्षा में
फेल होने की वजह से कितनी फांसियां हुई, ऐसे बहुत सारे। और फांसी अकेला तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे तकलीफ देह तरीके हैं। यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है जिनको कानून की बहुत जानकारी नहीं है कि अभी कुछ साल पहले तक फांसी की कोशिश को जुर्म माना गया था हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। लोग बहुत समय से कोशिश कर रहे थे कि जो ज़िंदगी से निराश हैं, थके हुए हैं, ऐसे लोग ही फांसी करने का हौसला जुटाते हैं या उसकी शरण में जाते हैं। अब ऐसे लोग अगर उसमें भी कामयाब नहीं हो पाए हैं तो उनके ऊपर और क्या मुकदमा चलाना, उनको और क्या सज़ा देना। तो किसी भले दिमाग के जज को, किसी बेंच को ये सूझा होगा कि हाँ ये ठीक नहीं है। तो हमारे यहाँ अब फांसी की कोशिश करना जुर्म नहीं है, वरना आप फांसी की कोशिश में तो जिंदा बच जाते थे, लेकिन बाद में आप कैद काटते थे, कोर्ट कचहरी जाते थे, लंबे समय तक जेल जाते थे। अब कम से कम वो सिलसिला हट गया, लेकिन फांसी कम नहीं हो रही है। बहुत सारे मामलों में सोशल मीडिया पर किसी ने रिवेंज पोर्न जिसको कहते हैं कि किसी समय की खींची गई अंतरंग तस्वीरें, वीडियो, उसको फैला देना, वायरल कर देना कहते हैं, उसको वायरल कर देने की धमकी देकर इतना परेशान किया कि आम तौर पर किसी लड़की या महिला की आत्महत्या ऐसे सुनाई देती है कि उसकी पोर्नोग्राफी लोगों के बीच फैल जाएगी, समाज में शर्मिंदगी होगी, तो उससे अच्छा मर जाओ, ऐसा सुनने मिला। लेकिन मैं यहाँ पे एक बीच में एक विशेषज्ञ हैं जो स्वास्थ्य के मामलों को लेके, मानसिक चिकित्सा के मामलों को लेके जन संचार, लोगों के साथ जन संवाद का काम करती हैं। उनका नाम आरती धर है। वो हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े अखबार में कुछ दशक काम कर चुकी हैं और वो अब लगातार स्वास्थ्य के संवाद के काम में लगी हुई हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ आकर भी यहाँ के मीडिया को संवेदनशील बनाने के लिए कुछ एक वर्कशॉप किए हैं, क्योंकि टेलीविज़न चैनल, अखबार, वेब पोर्टल ये फांसी की खबरों को जितने भयानक तरीके से छापते और दिखाते हैं, उससे भी जो लोग टूटी हुई मानसिकता में हैं, डिप्रेशन में हैं, उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है और उन खबरों की वजह से वो एक बार फिर आत्महत्या की तरफ सोचने लगते हैं। तो मीडिया जिसको कहते हैं, जिसमें अखबार, टीवी, डिजिटल मीडिया सभी हैं, इसको भी किस तरह से सनसनी के एक मौके पर अपने पर काबू पाना चाहिए, ये सिखाने के लिए आरती धर ने देश के अलग अलग प्रदेशों में वर्कशॉप की हैं मीडिया के लिए, यहाँ भी की हैं। मैं भी उसमें शामिल हुआ हूँ। उसी का नतीजा है कि हम अपने अखबार में आत्महत्या की किसी भी खबर में आत्महत्या की फ़ोटो नहीं छापते और उसके साथ में एक नोटिस छापते हैं कि जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं वो किस टेलीफोन नंबर पर फ़ोन करके मदद ले सकते हैं। ऐसा नोटिस हम छापते हैं उसके साथ में। उससे खबर कम आकर्षक हो जाती है। वेबसाइट पे हिट्स बहुत कम मिलते हैं, टंगी हुई लाशों के हिट्स बहुत मिल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, तो हमने वो सिलसिला बंद कर दिया है। तो मैं आपके सामने आरती धर को फ़ोन लगा रहा हूँ और अगर फ़ोन उनका लग जाता है तो हम उनसे थोड़ा सा उनकी राय समझते हैं इस बारे में। हाँ जी। आरती नमस्कार, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। जैसी कि आपसे बात हुई थी, आपका ये फ़ोन जो है कॉल स्पीकर फ़ोन पर है और हमारे कैमरे का माइक्रोफोन इसको कैच कर रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ में कल परसों 2 दिनों में 7, 8, 9 ऐसी आत्महत्याएं हुई है, जिसमें से 4 आत्महत्या तो जशपुर ज़िले में एक पहाड़ी कोरबा परिवार के लोगों की हुई है। पति पत्नी ने 2 छोटे बच्चों को भी टांग दिया, खुद भी फांसी लगा ली। तो मैं अभी बता रहा था हमारे दर्शकों को कि आप किस तरह से
मीडिया को संवेदनशील करने के लिए वर्कशॉप करती हैं, कोशिश करती हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे समझना चाह रहा हूं, चूंकि आप जानकार हैं, कि ये फांसी की या दूसरे किस्म से आत्महत्या की इतनी नौबत आ क्यों रही है? क्या वजह है आत्महत्याएं इतना बढ़ने की? देखिए, आत्महत्या का कोई एक कारण नहीं होता है। स्ट्रेस लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है। केवल स्ट्रेस नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो अभी तक समझ आया है रिसर्च से, वो स्ट्रेस माना जाता है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। बच्चों की बात करें तो बच्चों को 90% प्लस मार्क्स चाहिए, पेरेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, पेयर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो उस कारण उनको लगता है कि हम जो अपना पसंदीदा प्रोफेशन है वो नहीं लेंगे तो घर में माहौल खराब हो जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट होगी, तो वो सुसाइड करते हैं। फार्मर्स की बात करें तो उनकी फसल ठीक नहीं होगी तो लोन लिया है, लोन नहीं चुका पाएंगे। तो इस तरह के अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो एक कारण बोलना सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, जो हमें समझ आया है। लेकिन मैं क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, मेरे को जो अभी तक समझ आया है, हमारी संस्था जो काम कर रही है, हमें उससे यही समझ आया कि अलग अलग कारण हो सकते हैं। स्पॉन्टेनियस भी होता है, कोई लोग बीमार रहते हैं, टर्मिनल एलिमेंट्स रहती हैं, ठीक नहीं होंगे ऐसा उनको लगता है, वो भी अपनी लाइफ को एंड करते हैं क्योंकि उनको ब्लैक फ्यूचर लगता है अपना। तो अलग लोग अलग तरीके से सोचते हैं। लेकिन इसमें जो मुझे समझ आता है, ये केवल क्लिनिकल चीज से ठीक नहीं हो सकता या रोका नहीं जा सकता है। इसमें नॉन क्लिनिकल इंटरवेंशन भी बहुत जरूरी है। जैसे काउंसलिंग एक नॉन क्लिनिकल इंटरवेंशन है। और क्योंकि हम मीडिया की बात कर रहे हैं तो मीडिया का तो बहुत ही अहम रोल है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि एक आत्महत्या और मानसिक रोग जो है वो एक ऐसे टैबू है जिसपे कोई बात ही नहीं करना चाहता है। घर में अगर कोई मानसिक रोगी भी होगा तो कोई नहीं बोलना चाहेगा कि हमारे घर में किसी को मेंटल एलिमेंट है। छुपाते हैं सब लोग। छुपाने से क्या होता है, रोग बढ़ जाता है। सुइसाइड का कारण यही है ना कि आपका मेंटल इक्विलिब्रियम ठीक नहीं है या आप स्ट्रेस नहीं ले पा रहे हैं, तो आप सुइसाइड कर रहे हैं। तो इसको डायरेक्टली लिंक किया जा सकता है मेंटल स्टेट ऑफ हेल्थ के साथ, जो नहीं हो रहा है आजकल। अब मीडिया में क्या है, सुइसाइड की स्टोरीज कौन कवर करता है? क्राइम रिपोर्टर्स। ठीक है, उनके लिए ये केवल क्राइम है, बल्कि अब देखा जाए तो क्राइम भी नहीं है। ठीक है, तो वो क्राइम रिपोर्टर्स करते हैं, वो अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं इसको कि क्राइम हुआ, इतने बजे हुआ, पुलिस आई, और वो वही लिखते हैं जो पुलिस उनको बोलती है। अब सवाल ये है कि पुलिस कितनी सेंसिटाइज्ड है ऐसे इश्यूज को डील करने में। अब वो तो पेट से लाश लटक रही है, वो बोलेंगे ये सुइसाइड है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मर्डर हो, किसी ने लटका ली हो लाश। तो उन पुलिस के लिए क्या है कि चलो सुइसाइड है तो इन्वेस्टिगेशन ज्यादा नहीं करनी है, मामला खत्म हो जाएगा वहीं पे। एक एस्पेक्ट वो है, सब ऐसा नहीं करते, मैं ये नहीं कह रही, आई एम नॉट मेकिंग अ जनरल स्टेटमेंट, लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है। अब रही बात मीडिया की, मीडिया क्या कर सकता है? एक तो इसके बारे में रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है, जिसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं मीडिया को, कि इसको हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ना कि क्राइम पर्सपेक्टिव से। बहुत अच्छा। हेल्थ से क्या होगा, इसके बारे में लोग पढ़ेंगे, बात करेंगे, और जब बात करेंगे तो एक दायरा बढ़ जाता है सोच का। दायरा बढ़ेगा। जैसे एक जमाने में HIV एड्स के साथ भी ऐसे ही हुआ था, छुपाते थे लोग, बोलते नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे उसकी एडवोकेसी हुई, अब HIV एड्स किसी को है भी तो एक्सेप्टेड है सोसाइटी में, उसको स्टिग्मेटाइज नहीं किया जाता है। यही बात हमें लग रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य और सुइसाइड प्रिवेंशन के लिए भी ये अप्लाई होती है। और हमें इससे बहुत जरूरी है कि जितने भी लोग सुइसाइड रिपोर्टिंग करें वो सेंसिटाइज होने चाहिए, और केवल रिपोर्टर्स नहीं, राइटर्स नहीं, एडिटर लेवल तक ये जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्टोरी अप्रूव होती है तो एडिटर लेवल पे होती है ना, न्यूज एडिटर करेगा। तो जब तक न्यूज एडिटर भी सेंसिटाइज नहीं होगा, वो नहीं इसके साथ स्टोरी के साथ जस्टिस कर पाएगा। आप तो पिछले कुछ साल से लगातार इसमें लगी हुई हैं, वर्कशॉप करती हैं इसको लेके। तो जिन लोगों से आपकी बात हुई है, जिन्होंने वर्कशॉप या ट्रेनिंग अटेंड की है, क्या उन अखबारों पे, टीवी चैनलों में कोई आपको बेहतरी देखने मिली है? देखिए,
टीवी चैनल्स का हमारा फोकस अभी नहीं है, हम सिर्फ प्रिंट के साथ काम कर रहे हैं और ऑनलाइन के साथ। अच्छा। एक चीज तो जरूरी, मैं ये नहीं कहूंगी कि सब कुछ हमने बदल दिया है, बदलाव इतना जल्दी तो नहीं आ सकता है। हाँ। और जब मीडिया से बात करते हैं तो उसमें बदलाव आना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि उनके सेट रूल्स होते हैं, उनको बदलना बहुत मुश्किल है। हाँ। इतना मैं आपको जरूर बता सकती हूँ और मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता सकती हूँ कि रिपोर्टिंग डेफिनेटली बढ़ गई है। हाँ। एक चीज तो ये हुआ, एक ऑब्जेक्टिव जो था वो हमने अचीव कर लिया, रिपोर्टिंग बहुत बढ़ गई है। हाँ। मेंटल हेल्थ और सुसाइड रिपोर्टिंग की। हाँ। सुसाइड रिपोर्टिंग पे दूसरा क्या हुआ है कि अब फोटो कम छपते हैं। अच्छा। मृतकों की फोटो बहुत कम छपते हैं। हमने तो बंद ही कर दिया है। बहुत लोगों ने बंद कर दिया है, जी। आपका तो खैर है ही, बहुत लोगों ने बंद कर दिया है। और तीसरा जो मुझे लगता है जो काम हुआ है, वो जो WHO की गाइडलाइंस है, प्रेस काउंसिल की गाइडलाइंस है और जो नया मेंटल हेल्थ एक्ट है 2017 का, उस पे जो ये प्रोटोकॉल्स हैं मेंटल हेल्थ रिपोर्टिंग के, कम से कम वो लोगों तक तो पहुंच गए हैं, मीडिया तक वो तो पहुंच गए हैं। हाँ, ये बात जरूर है, केवल हेल्थ रिपोर्टर्स तक पहुंचे या जिनका इंटरेस्ट था, वो जो लोग पार्टिसिपेट करने आए वो हमारे वर्कशॉप्स में, उन तक तो डेफिनेटली पहुंचे। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो है कि हम न्यूज एडिटर्स तक और न्यूज रूम तक भी ये चीजें पहुंचाएं। एक चीज ये बतलाइए आरती कि जो आपने मेंटल हेल्थ का कहा, तो हिंदुस्तान में मेंटल हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है कहाँ? अगर कोई तनाव में है, अगर डिप्रेशन में है, टेंशन में है, उनमें से कितने लोगों को साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कितने लोगों को मिल पाती है? देखिए, इसका मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी नहीं है। हाँ। काफी ट्रेंड है। हाँ। अब कोविड के बाद तो खास करके बढ़ गया है इसका नंबर। हाँ। फोकस गवर्नमेंट का कोविड के बाद मेंटल हेल्थ पे आया है। छत्तीसगढ़ में तो उससे पहले बहुत अच्छा शुरुआत की थी उन्होंने, और उसका फायदा भी हुआ। हाँ। कोविड के दौरान जब लोग काफी स्ट्रेस में थे, इतना तो मैं कह सकती हूँ। लेकिन बाकी स्टेट्स में भी अब बढ़ गया है, कोविड के बाद काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। काउंसलर्स हैं, हाँ, साइकेट्रिस्ट की डेफिनेटली कमी है, इंडिया में साइकेट्रिस्ट की कमी है। लेकिन हर मेंटल हेल्थ पेशेंट को साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना होता है, वो काउंसलिंग से भी ठीक हो सकता है। और जो हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट है, अगर आप उसको गौर से पढ़ेंगे तो उसमें काफी ऐसी चीजें जिसके लिए हमें हेल्थ केयर जाना ही नहीं है, वो घर में भी ठीक हो सकता है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से ठीक हो सकता है। हाँ हाँ, ठीक है आरती, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कई चीज़ों को क्लियर किया है। जी शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो ये हमारी बातचीत अभी हो रही थी आरती धर से, जो लगातार सुसाइड प्रिवेंशन, आत्महत्या को रोकने के लिए जिस तरह की कोशिशें हो सकती हैं उस काम में लगी हुई हैं ये। अब मैं यहाँ की बात करूँ जहाँ ये घटनाएं हुई हैं और जिनसे जुड़ा हुआ हम इस तनाव को देख रहे हैं, जिन इलाकों में ऐसा हो रहा है, उनके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझको लगता है कि हर आत्महत्या के पीछे परिवार, अड़ोस पड़ोस, समाज, दफ्तर या क्लास के लोग, इनकी कहीं न कहीं एक अनदेखी रहती है। इनमें से एक या एक से अधिक लोगों की एक गैर जिम्मेदारी रहती है कि अपने बीच किसी को इतने तनाव में देखकर, अवसाद में देखकर भी ये उसकी मदद नहीं कर पाते लोग। ये एक मामला अलग है कि एक परिवार के 4 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली, और ये भी कहा जा रहा है कि ये आदिवासी गांव था जहां परिवार दूर दूर बसे हुए थे और लोगों को पता नहीं चला। तो मैं इस एक मामले की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकतर मामले ऐसे हैं जिसमें किसी को परेशान देखकर, डिप्रेशन में देखकर अंदाज लग सकता है लोगों को कि इनके साथ कुछ गड़बड़ है, इनको किसी मदद की ज़रूरत है, राहत की ज़रूरत है। तो मैं अधिकतर मामलों के बारे में ये कह सकता हूँ कि हमको आसपास के लोगों को देखते चलना चाहिए, आसपास के लोगों के बारे में हमको ये एहसास रहना चाहिए कि अगर वो तनाव में हैं तो हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, हम उनका क्या साथ दे सकते हैं, उनकी कैसी हमदर्दी से हम मदद कर सकते हैं, इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो मैं आत्महत्या के मामले में, ये जो ताज़ा मामले इतने एक साथ हुए हैं,
उनको लेकर ही बात करना चाहता था। और ये बात करना चाहता था कि जो लोग इन खबरों को दिखाते हैं, छापते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी ज़रूरी है, लेकिन अपने आसपास के लोगों से हम इतना संपर्क रखें कि अगर वो हमको तनाव में दिखते हैं तो हम वहाँ भी कोशिश करें, उनको समझाने की कोशिश करें, हौसला बंधाने की कोशिश करें। कहीं कोई ज़िंदगी की पॉजिटिव स्टोरी दिखती है तो उनको आगे बढ़ाएं, फॉरवर्ड करें उनको। और मैं सरकार से भी ये अपील करना चाहता हूँ ये समाचार के कार्यक्रम में कि आत्महत्या के कारणों का विश्लेषण करने के लिए उनको थाना, पुलिस, इससे ऊपर प्रदेश स्तर पर एक जानकार मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता नियुक्त करना चाहिए, जो ऐसे हर मामले की जानकारी लेकर ये निष्कर्ष निकाले कि गड़बड़ कहाँ पर हुई है, किस तरह के समाज में, किस तरह के तबके में, कैसे स्कूल कॉलेज में, किस उम्र के लोगों में गड़बड़ हुई है, ताकि उसके हिसाब से कोई समाधान ढूंढा जा सके। तो आज की बात तकलीफ़देह है, लेकिन ये ज़रूरी है ये बात। तो कल हम किसी और मुद्दे को लेके इसी न्यूज़ रूम से फिर आपसे जुड़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो समाचार इतना तकलीफ़देह नहीं होगा। तब तक हम इस हालत को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं वो सोचें।